हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज दर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे कुछ रिट्स आए थे। ठीक है, मैंने बोला था कि आपको आने वाले लेक्चर्स में समझा दिया जाएगा। अब इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पढ़ाना था मुझे। पर हाई कोर्ट से पहले मैंने सोचा रिट्स पढ़ा ही दूं, क्योंकि हाई कोर्ट में भी रिट्स आएगा और वहाँ पे रिट्स का स्कोप थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आप समझे रहोगे रिट्स तो थोड़ा सही रहेगा आपके समझने के लिए भी। तो रिट्स देखते हैं, रिट्स होता क्या है एक्चुअली। रिट्स जो होता है ना, एक फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर होता है जो जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण लीगल रेमेडी है जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और पब्लिक अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। इंडिया में जो है रिट्स जुडिशरी के का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो सिटीजन्स को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, उनके राइट्स वायलेट अगर होते हैं या जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती है तो उनके प्रोटेक्शन के तौर पे वो काम करता है। ठीक है। और रिट्स का जो ओरिजिन है वो इंग्लिश लॉ से लिया गया है, जहाँ इन्हें प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता था। हाँ। फिर पहले ये किंग के स्पेशल अथॉरिटी के अंडर इशू किया जाता था, लेकिन बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया, जिससे जुडिशियल रिव्यू का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बना। ठीक। तो यही है रिट्स का मतलब। उसके बाद में फिर आते हैं रिट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने का पावर दिया गया। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में है। आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट्स के लिए है। ठीक है, इसमें भी हाई कोर्ट के पास रिट्स को इशू करने का पावर होता है इसके अंतर्गत। और ये जुडिशियल रिव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। तो आर्टिकल 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स को रिट्स इशू करने का एक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ये आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा, क्योंकि ये सिटीजन्स को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस देता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन्स, नॉर्मल सिटीजन भी जा करके अपने अधिकार के लिए वहां बोल सकते हैं कि हाँ मेरे इस राइट का, फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट उनको अपनी प्रोटेक्शन में लेता है और ये अपने डिसीजन देता है, जिससे उनके सुप्रीम कोर्ट, उनके जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हों तो उस पे एक्शन लिया जा सके जिस अथॉरिटी के थ्रू वायलेट हुई हो तो। ठीक है। फिर आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट्स को रिट्स इशू करने का अधिकार देता है फंडामेंटल राइट्स या और भी दूसरे लीगल मैटर्स के लिए। याद रखना, इसलिए फंड ये जो हाई कोर्ट का रिट का स्कोप होता है इसलिए बड़ा होता है, क्योंकि ये दूसरे लीगल मैटर्स के लिए भी हाई कोर्ट रिट्स का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट्स का इस्तेमाल नॉर्म सिर्फ फंडामेंटल राइट्स या कोई राइट वायलेट होता है उसके लिए ही करते हैं। ठीक है। इसीलिए हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के से ज्यादा ब्रॉड होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी किसी लीगल इशू के लिए रिट इशू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना कि रिट का स्कोप हाई कोर्ट का ज्यादा ब्रॉड होता है कंपेरेटिव टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स जो इशू होते हैं इंडिया में। इंडियन लीगल सिस्टम में 5 तरीके के रिट्स दिए गए हैं जो अलग अलग पर्पसेस सर्व करते हैं। ये रिट्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि पब्लिक अथॉरिटीज अपनी लीगल बाउंड्रीज के अंदर ही काम करें और अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें और इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। वो कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे इंडिविजुअल के राइट्स का हनन हो, इंडिविजुअल के राइट्स का ब्रीच हो। ठीक है। तो ये 5 रेट्स जैसा कि आप देख सकते हो। सबसे पहला हेबियस कॉर्पस। मैं सारे रेट्स को एक्सप्लेन करूंगा अभी, अभी बस नाम देखो। हेबियस कॉर्पस, दूसरा मेंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्टियोरेरी और पांचवा है क्यू वारंटो। ठीक है। तो मूव करते हैं पहले रेट की तरफ, हेबियस कॉर्पस। ठीक है। अगर आपने वो मूवी देखी होगी पंजी वाली, जो अजय देवगन की है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा। जिसमें वो 2 अक्टूबर को जाता है और 3 अक्टूबर को पूरा डेट उसमें याद रहता है। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद पा रहा, आप पा रहा। जब उसमें फर्स्ट पार्ट में हेबियस कॉर्पस की बात करता है अजय देवगन, तो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी। ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी डिटेन्ड व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष, कोई व्यक्ति डिटेन्ड है, अब बिना बताए जैसे पुलिस ने डिटेन कर लिया या कोई भी थर्ड पार्टी ने डिटेन कर लिया, तो कोर्ट पुलिस को भी आदेश दे सकती है। और पुलिस ने ऐसे डिटेन किया, जैसे पुलिस डिटेन करती है, तो उसको ये बताना जरूरी होता है जिसको डिटेनी को, कि किस वजह से उसको डिटेन किया जा रहा है, रीजन क्या है
और किसी एक व्यक्ति को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है पुलिस के द्वारा कि हाँ, आपके इस आदमी को डिटेन किया जा रहा है। और अगर नहीं वो होता है तो 24 आवर्स के अंदर वैसे भी पुलिस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस डिटेन्ड व्यक्ति को हाजिर करना ज़रूरी होता है बाय लॉ। तो अगर किसी केस में जैसे पुलिस ने डिटेन कर लिया, ठीक है, और कुछ इसके लिए भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस का मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर डिटेन कर लिया और पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी उस बंदे को नहीं प्रेजेंट किया है, ठीक है, तो उस केस और आपको पता चला है कि जैसे आप नहीं, मतलब कोई थर्ड पर्सन है जिसको पता चला है कि हाँ, मेरे इस आदमी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और पुलिस ने कहाँ डिटेन किया है पता नहीं है किसी को, तो पुलिस तो वो जो थर्ड पर्सन है वो जा करके कोर्ट में हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर सकता है। तो उसके बाद फिर कोर्ट पुलिस को आदेश देगी, जो उस एरिया के पुलिस एसपी हैं या फिर जो भी इंचार्ज रहेंगे, आईओ रहेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनको ये निर्देश देगी कि भाई इन इस बंदे को 24 घंटे के अंदर या जो भी टाइम दे कोर्ट, उसके अंदर कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करना जरूरी है। और फिर पुलिस वालों के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है कि उस बंदे को अगर पुलिस ने अरे डिटेन किया है तो पुलिस अपने सामने अपने अथॉरिटी से उसको सामने प्रोड्यूस करेगी। अगर किसी थर्ड पार्टी ने डिटेन किया है तो पुलिस अब एड़ी चोटी लगा करके भी उसको खोज करके ले आकर के कोर्ट के सामने उस बंदे को प्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है और हेबियस कॉर्पस का यूज ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका पर्पस वही है, अब जैसे समझा दिया मैंने आपको, कि किसी भी इलीगल डिटेंशन को रोकना और इंसान की पर्सनल लिबर्टी को एंश्योर करना, ठीक है। अगर एक और चीज है कि अगर डिटेंशन इलीगल पाई जाती है तो कोर्ट तुरंत रिलीज ऑर्डर भी देता है। अगर पुलिस ने इलीगली डिटेन किया है किसी को या किसी थर्ड पार्टी ने भी इलीगली डिटेन किया है तो उस थर्ड पार्टी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करती है कोर्ट। और अगर पुलिस ने इलीगली डिटेन किया है तो उसको तुरंत रिलीज का ऑर्डर दिया जाता है पुलिस को कि इसको इसी समय रिलीज करो, ठीक है। और किसी भी ये जो है, ये जैसे कि आपने समझ ही गए होंगे कि ये पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, यानी कब कब नहीं इशू हो सकता है ये। अगर कोई डिटेंशन लॉफुल डिटेंशन है, जैसे कोर्ट, जैसे पुलिस ने अगर सारे लॉ को फॉलो किया उसको डिटेन करने के लिए, जैसे 24 आवर्स के अंदर उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया है। मान लो कोई पर्सन कन्विक्टेड है किसी क्राइम का या फिर एक्यूज भी है किसी क्राइम का, और पुलिस ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया है उसको अरेस्ट करने के लिए, तो उस केस में भी हेबियस कॉर्पस आप लगा करके नहीं उस पर्सन को अपने उसमें ले सकते हैं देखने के लिए कि हाँ, पुलिस ने इसे अनलॉफुल डिटेन किया है, ठीक है। अगर कोर्ट का ऑर्डर वैलिड कोर्ट ऑर्डर लेकर के जाती है पुलिस तो भी हेबियस कॉर्पस नहीं इशू करेगी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अगर कंटेंट ऑफ कोर्ट या लेजिस्लेचर का केस हो तो वो भी हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर केस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर भी हो, जैसे मान लो किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर हो केस, तो उस केस में हेबियस कॉर्पस हाई कोर्ट नहीं इशू कर सकती, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, वहां से हेबियस कॉर्पस इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये 4-5 केसेस हैं जहाँ पे हेबियस कॉर्पस इशू नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया पहला रिट। फिर दूसरा रिट है मैंडेमस का। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, ये रिट जो है होता है एक्चुअली कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक ऑफिशियल या अथॉरिटी को इशू किया जाता है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा हो, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि जैसे किसी कोई बॉडी, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कई तरीके से अगर नहीं सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक। जैसे कुछ एग्जामिनेशन, जैसे कई बार आप देखते हो पेपर लीक हो जाता है, तो ये सब चीजें होती हैं, तो उस केस में कोर्ट कमांड कर सकती है, कोर्ट में मैंडेमस का रेट फाइल हो सकता है कि ये जो कमीशन है, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर ये जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, ये अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कोर्ट उस केस में उसको मैंडेमस का रेट के साथ उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर सकती है, ठीक है। और ये इसका पर्पस मेनली गवर्नमेंट ऑफिशियल, कॉर्पोरेशन, ट्रिब्यूनल्स या लोअर कोर्ट को अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए फोर्स करने का होता है, ठीक है। मैंडेमस कब इशू नहीं होता है, तो मैंडेमस देखो किसी प्राइवेट व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आप ये नहीं यूज कर सकते। जैसे अब कोर्ट, अब मान लो आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई काम करवाया, ठीक है, तो वहां पे कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकती कि तुम अपना काम करो, क्योंकि ये इसके लिए वैलिड ही नहीं है। मैंडेमस सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट चीज स्टेट के अगेंस्ट ही वैलिड है, ठीक है।
प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं वैलिड है। फिर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को एनफोर्स करने के लिए अगर कोई उनका लीगल बैकिंग नहीं है तो भी एंडेमस नहीं चलेगा। फिर जहाँ ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो और मैंडेटरी ना हो, जैसे मतलब उसको करना हो नहीं करना हो उसके डिस्क्रिशन में है, तो उस केस में भी आप उसको वहाँ पे मैंडेमस इशू नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे जैसे कोई ड्यूटी किसी ऑफिशियल की डिस्क्रिशनरी पावर में हो, जैसे मतलब जैसे कोई घर अलॉट करना हो या फिर कुछ ऐसा कोई योजना आई हो, ठीक है, उसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन हो कि हाँ आप इसे भी घर दे सकते हो, और कुछ जैसे कुछ 100 घर आए हैं, ठीक है, 100 घर अगर पीएम आवास योजना में आए हैं, तो अगर 100 घर में मान लो अगर डिस्क्रिशन है पीएम डीएम का कि 98 तो आपको देने ही देने हैं बीपीएल में, 2 घर ऐसे हैं जिनको आप क्या कहते हैं, अगर मान लो बीपीएल कार्ड नहीं उनके पास तो आपका डिस्क्रिशन आप उनको दे सकते हो। और डीएम ने बोला कि नहीं हम 98 ने हम पूरा 100 ही बीपीएल वालों को ही देंगे, 2 घर हम मैं अपना डिस्क्रिशन नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ उसका डिस्क्रिशन था, उसने इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर अगर कोई व्यक्ति है जो बीपीएल कैटेगरी में नहीं है, मतलब या फिर उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि डीएम ने अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे घर नहीं दिया। ठीक है, तो समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही मैंडेमस जो है ऐसी जगह नहीं इस्तेमाल हो सकता जहाँ पे किसी का डिस्क्रिशन हो। ठीक। फिर प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ जस्टिस के जुडिशियल फंक्शन के अगेंस्ट भी मैंडेमस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इसलिए कि नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसके अगेंस्ट कैसे इस्तेमाल होगा। गवर्नर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। चीफ जस्टिस के फंक्शन, जुडिशियल फंक्शंस के अगेंस्ट भी नहीं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, अगर कोई लोअर कोर्ट है, अथॉरिटी है, तो वहां पे इस्तेमाल हो सकती है। तो ये इसके मैंडेमस का स्कोप हो गया, ये लिमिटेशन हो गया। ठीक है। मैंडेमस के बाद आता है अगला रेट, प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन का मतलब शाब्दिक अर्थ हुआ टू फॉरबिड। ठीक है। ये रेट जो है एक हायर कोर्ट के द्वारा एक लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू किया जाता है, जिसमें उससे किसी लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने का ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर एक्ट कर रहा हो तो उसको रोकने के लिए ये इशू किया जाता है। ठीक। अच्छा, इसका स्कोप, इसका प्रोहिबिशन इशू कब नहीं हो सकता, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, यानी ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट बॉडीज के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है प्रोहिबिशन। ठीक है। उसके बाद फिर ये लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है। ये सिर्फ जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही इस्तेमाल होता है। ठीक। तो अच्छा, एक और चीज आप याद रखोगे, ये कौन कौन से रिट किसके किसके अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी चीज आप ध्यान पे रखोगे, कौन से रिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, और कौन से रिट्स जुडिशियल बॉडीज और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, और कौन से रिट्स सिर्फ जुडिशियल बॉडी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। एक सबसे ये सबसे पहली चीज तो कि कौन कौन से रिट्स किस कब कब इस्तेमाल होती हैं। दूसरा, कौन कौन से रिट्स सिर्फ जुडिशियल बॉडी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, कौन कौन से रिट्स सिर्फ जुडिशियल और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, और कौन कौन से रिट्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीजें पूछ सकता है। एक बार तो पूछा भी है कि वो कोर्ट से, वो जुडिशियल बॉडीज के लिए पूछा है, तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी आपको, 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है। तो फिर अब आगे हाँ, प्रोहिबिशन पे हम बात कर रहे थे। तो प्रोहिबिशन शायद मैंने समझा दिया आपको। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। ये रिट जो है ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू किया जाता है, जिसमें उसे किसी इलीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने का ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मान लो कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है वो कुछ ऐसा काम कर रही है जो इलीगल, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो। ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो किसी सीआरपीसी या सीपीसी के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो प्रोहिबिट करता है हायर कोर्ट। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर भी एक्ट कर रहा होता है तो भी उसको रोकने के लिए इसका इशू किया जाता है। ठीक। और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये रेट ऑफ प्रोहिबिशन हो गया। फिर सर्टियोरेरी का, सर्टियोरेरी मतलब टू बी सर्टिफाइड, शाब्दिक अर्थ इसका ये हुआ। ठीक है। ये रिट जो है एक हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू किया जाता है ताकि उसके किसी डिसीजन को क्वैश किया जा सके या केस को ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, 2 पर्पस होते हैं इसके, कि
या इसके किसी केस को ट्रांसफर किया जा सके या उसके किसी डिसीजन को क्वैश किया जा सके। ठीक है। देखो जब क्या होता है कि जब किसी लोअर कोर्ट ने इलीगल ऑर्डर पास किया है, इलीगल मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया है या जुरिस्डिक्शन एक्सीड किया हो, तब इसका इस्तेमाल होता है सर्टियोररी का। ठीक है। ये पास्ट मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए भी यूज होती है और उन जैसे प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिशन के जैसे नहीं, जैसे प्रोहिबिशन क्या करता है वो फ्यूचर एक्शंस को रोकता है और ये पास्ट मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है। तो कब सर्टियोररी इशू नहीं हो सकता, इसका भी स्कोप जो है वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए है। यानी दो आपने रिट जाने हैं जो सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए इस्तेमाल होता है। एक प्रोहिबिशन हो गया, दूसरा सर्टियोररी हो गया। सर्टियोररी जो है पास्ट मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए आता है और प्रोहिबिशन जो है आपके फ्यूचर मिस्टेक्स को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये डिफरेंस। फिर जो सर्टियोररी कब इशू नहीं होता है, इसका स्कोप तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल तो कभी नहीं होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होगा और लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं हो सकता। और पहले सिर्फ जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट होता था, पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है। तो जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी इसको इशू किया जा सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज याद रखना, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो गया, ठीक है, एसडीएम का ऑफिस हो गया, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड ऑफिस, सर पुलिस सर्विसेज वगैरह का हो गया, सब सब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। तो इन सब के अगेंस्ट भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सर्टियोररी का। ठीक है। तो सर्टियोररी रेट आपका कवर हो गया। फिर इसके बाद आता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब शाब्दिक अर्थ हुआ बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी के अंतर्गत ये कर रहा हूँ। ठीक है। ये रिट जो है कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी व्यक्ति ने किसी पब्लिक ऑफिस को किस अधिकार से ऑक्यूपाई किया है, मतलब क्या उसका क्लेम है उस ऑफिस पे। ठीक है। और ये नॉर्मली इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेज को रोकने के लिए होता है। कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति ये रिट फाइल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ डायरेक्टली अफेक्टेड पर्सन। जैसे कुछ रिट, जैसे बाकी रिट्स जो हैं वो अगर अफेक्टेड पर्सन है तो ही फाइल फाइल करेंगे, नहीं तो फिर इस वाले रिट में क्या है, कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति मतलब पब्लिक हित के लिए भी वो फाइल कर सकते हैं क्यू वारंटो का रिट। अच्छा, और ये कब इशू नहीं होता है, ये किसी प्राइवेट ऑफिस या टेम्पररी पोस्ट के अगेंस्ट इसका क्यू वारंटो इशू नहीं हो सकता। ठीक है। किसी मिनिस्टेरियल या डिस्क्रिशनरी पोस्ट के अगेंस्ट भी क्यू वारंटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक। तो ये अपना क्यू वारंटो हो गया और यहाँ पे आपके सारे रेट्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर आता है रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ही रिट्स का यूज कर सकती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट हुआ है, किसी फंडामेंटल राइट का किसी व्यक्ति का वायलेट हुआ है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। ठीक है। इस वजह से आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है और ये स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर ने दिया था। ये भी आप ध्यान रखो किसने दिया है ये स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये है इनका रिट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। फिर आते हैं हाई कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन पे। हाई कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रॉडर है कंपेरेटिव टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकते हैं या किसी और लीगल पर्पस के लिए भी रिट इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट जैसे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं बल्कि किसी भी लीगल मैटर में भी रिट इशू कर सकते हैं। ये एक ब्रॉडर जुरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है जो सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मान लीजिए कि सिटीजन को लीगल राइट, किसी सिटीजन का लीगल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो भी वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत जा सकता है और बता सकता है कि हाँ मेरा ये लीगल राइट वायलेट हो रहा है। तो और हाई कोर्ट जो है उसको उसमें रिलीफ दे सकती है डिपेंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस। ठीक है। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उनका फंडामेंटल राइट का हनन होना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। अच्छा, एक और चीज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बता देता हूँ इसका। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, पूरे भारत, सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे भारत में रिट्स इशू कर सकता है और पूरे देश में किसी व्यक्ति या गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट रिट इशू किया जा सकता है। और जो हाई कोर्ट है वो उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स हैं। टेरिटोरियल लिमिट्स इतने हैं कि अगर जो उनका जुरिसडिक्शन है, जिस स्टेट में हाई कोर्ट है या फिर अगर दो स्टेट मिला करके हाई कोर्ट है, तो उस बाउंड्री अंदर ही, ठीक है, वो रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्शन उनके जुरिसडिक्शन के
में अराइज हुआ है, किसी और जुरिस्डिक्शन में अराइज हुआ है, तो अपने बाउंड्री के बाहर भी रिट इशू कर सकते हैं वो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो टेरिटोरियल रीच है वो हाई कोर्ट से ज़्यादा ब्रॉड होती है, क्योंकि वो पूरे इंडिया में रिट्स इशू कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट मोस्टली अपने जुरिस्डिक्शन तक ही लिमिटेड होता है, प्रोवाइडेड अगर कॉज ऑफ एक्शन कहीं बाहर हुआ हो तो अलग बात है, नहीं तो वो नॉर्मली अपने जुरिस्डिक्शन तक ही उनकी रेट्स की स्कोप भले हाई कोर्ट का ज़्यादा है, लेकिन जो उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शन कम है सुप्रीम कोर्ट के कंपेरिजन में। और इसके बाद एक और चीज़ जान लो कि देखो जो इनका जो नेचर ऑफ रेमेडी होता है सुप्रीम कोर्ट में, जो जब आप रिट डालने जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करना ही पड़ेगा अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो। ठीक है, इसलिए ये फंडामेंटल, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट भी है आपका, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे मना नहीं कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये उन हाई कोर्ट्स का डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन होता है। सो हाई कोर्ट्स के पास रिट इशू करने का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, मतलब वो रिट इशू करने से मना भी कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कोई और इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल है तो वो रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को वो यूज करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। लेकिन हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार दिया हुआ है कि भाई उनको अगर लगे कि नहीं इसकी रेमेडी किसी और चीज में अवेलेबल है तो वो दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रिट को नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रिट काफी पावरफुल टूल है हाई कोर्ट के हाथ में जो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिट्स खत्म होता है। तो अब हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with public duty। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company। नहीं, तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जा रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही है, ये हमने पढ़ा है, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर उसका, तो काट दो। Any public-minded person can be petitioner to move to court to obtain a writ of quo warranto। हाँ, ये भी मैंने बताया कि क्यू वारंटो के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अफेक्टेड ही हो, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में जाकर के वहाँ दे सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो अब पूछा क्या सवाल, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, तो ये ठीक है। अच्छा, इसको और बाकी कैसे कर सकते हैं, मान लो आपको क्यू वारंटो के बारे में पता है, ठीक है, तो उस केस में आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तीसरा वाला सही आपको पता है, तो ठीक है, ये तीन सही है। तो आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा और इसमें, क्योंकि रिस्क कैसे लोगे, तो तीसरा वाला सही है तो ठीक है, ये वाला पोर्शन गलत हो गया। अब हमारे पास बचे बी सी और डी। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, या तो वन सही होगा या टू सही होगा, दोनों तो एक साथ सही नहीं हो सकते, तो ये भी कट जाएगा। बचा टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, फिर आप इसमें से कोई रिस्क ले लो। ठीक है, तो ऐसे करके आप ऐसे कर क्या कहते हैं, ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर आपको नहीं पता हो चीजें तो। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पता हो तो एकदम ही ब्लैंक रहोगे फिर तो करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया है वहाँ पूछ लो या कमेंट में पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। रेट से एक बार जा करके सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर, सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मीकांत वाले चैप्टर से पढ़ लो या फिर हाई कोर्ट के चैप्टर से पढ़ लो। हाई कोर्ट अभी इसके बाद अगला लेक्चर होगा, आप चाहो तो तब तक बुक से पढ़ के आ सकते हो। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।